जानकी अपनी पांचों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है और जैसे ही उन पांचों का घूंघट उठाने जाती है कि तभी जानकी का फोन बजता है और उसकी आंखें खुल जाती है, जिसके बाद जानकी खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं तो सपना देख रही थी पर इस चांदनी की बच्ची को अभी फोन करना था। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं बस अपनी पांचों बहुओं का चेहरा देखने वाली थी कि तभी उसका फोन आ गया। इतना बोलकर जानकी अपनी बहन चांदनी का फोन उठाती है और चांदनी से बोलती है, अरे जिज्जी, मैं तो कब से तुम्हें फोन कर रही थी, लेकिन एक तुम हो कि फोन ही नहीं उठाती मेरा। अब उठा लिया ना तेरा फोन, अब बता किस लिए किया है तूने फोन मुझे। अरे जिज्जी, मुझे पता चला कि तुम अपने पांचों बेटों के लिए बहुत ही संस्कारी लड़की ढूंढ रही हो और मेरी नजर में ना जिज्जी 5 ऐसी संस्कारी लड़कियां हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनके मम्मी पापा से बात करूं तुम्हारे बेटों के लिए। चांदनी की बातें सुनकर जानकी सोचती हुई खुद से बोलती है, भले ही ये चांदनी मेरी बहन है पर मुझे इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पर पंडित जी ने भी कहा था कि अगर मैंने 2 महीने के अंदर अपने 5 बेटों की शादी नहीं की तो 5 साल तक उन 5 की शादी नहीं होगी। क्या करूं, इसकी बात मानूं या मना कर दूं? एक काम करती हूँ, हाँ कर देती हूँ। वैसे भी लड़की तो मुझे देखनी ही है, अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं रिश्ते के लिए मना कर दूंगी। इतना सोचकर जानकी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जानकी चांदनी को फोन कर उसे बोलती है, अरे चांदनी, तूने अब तक लड़की वालों से बात नहीं की क्या? अरे तू कब मुझे लड़की वालों से मिलवाएगी? अरे जिज्जी, मैंने आपको बताया ना कि 5 लड़कियां बहुत ही ज्यादा संस्कारी हैं। दरअसल बात यह है कि 5 लड़कियां भगवान के दर्शन करने गई हैं, तो इसीलिए घर पे नहीं हैं। अगर तुम लड़की को देखना चाहती हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी बात वीडियो कॉलिंग पे करा देती हूँ। वीडियो कॉलिंग पे 5 को देख लेना और पसंद कर लेना। जानकी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो चांदनी की बातों में आ जाती है और वीडियो कॉल पर अपने होने वाली बहू से बात करके रिश्ते के लिए हाँ भर देती है। अब इसी तरह से शादी का दिन पास आ जाता है और चांदनी जानकी से बोलती है, अरे जिज्जी, तुम तैयार होकर कहाँ चली? अरे भूल गई क्या कि बेटे के शादी में माँ बारात में नहीं जाती, अशुभ माना जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम इन बातों को नहीं मानती जिज्जी, तो पंडित जी के कहने पर 2 महीने के अंदर अंदर अपने 5 बेटों की शादी करवाने के लिए क्यों तैयार हो गई तुम? अपनी बहन चांदनी की बात सुनकर जानकी कुछ नहीं बोलती और वह अपने ही बेटे की शादी में नहीं जाती। कुछ देर बाद जानकी के 5 बेटे शादी करके अपनी बीवी के साथ दरवाजे पर खड़े होते हैं। पर जब जानकी आरती की थाल लेकर आती है तो अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, तुम 5 नीचे क्यों बैठी हो? खड़ी हो जाओ, मुझे आरती उतारनी है। जानकी की बात सुनकर जानकी की दूसरी बहू सिया उनसे बोलती है, माँ जी, हम 5 खड़े हैं, आप आराम से आरती उतार सकती हैं। अपनी दूसरी बहू की बात सुनकर जानकी के तो मानो होशो हवास उड़ जाते हैं और वो बड़ी ही हैरानी से अपनी 5 नाटी बहुओं को देखने लगती है और बोलती है, क्या तुम 5 खड़ी हो? मेरे 6 फुट के बेटों के लिए 4 फुट की बीवियां? उस चांदनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे पहले से ही शक था कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर करेगी ये, तभी उसने मुझे तुम 5 को देखने नहीं दिया। आखिर तुम 5 की 5 नाटी जो हो। माँ, अब घर में तमाशा करने का क्या मतलब? आखिर हम 5 भाई की जिंदगी खराब हो चुकी है इन नाटी लड़कियों से शादी करके। माँ जी, अगर हमारी हाइट छोटी रह गई तो इसमें हम 5 की क्या गलती? और वैसे भी हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस घर की बहू है। अगर आप इसी तरह से करती रही हमारे साथ, आपकी भी इज्जत कम होगी। इसीलिए भलाई इसमें है कि आप हम 5 को अपना लें। जानकी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी 5 बहुओं को अपना लेती है, लेकिन जानकी के 5 बेटे अपनी बीवी को जरा भी पसंद नहीं करते और ना ही जानकी। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और एक दिन जब रसोई घर में जानकी की 5 बहू खाना बना रही होती है तो जानकी की सबसे छोटी बहू तारा जानकी को आवाज लगाती है, माँ जी, नमक का डिब्बा नहीं मिल रहा है, क्या किचन में आकर हम 5 की थोड़ी मदद कर सकती हैं आप?
अरे नाटियों, नमक का डिब्बा ऊपर रखा है, अगर दिख नहीं रहा है तो एक के ऊपर एक चढ़ जाओ। इतना बोलकर जानकी टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद जानकी को रसोई से कुछ टूटने की आवाज आती है और जानकी तिन मिलाती हुई रसोई में जाकर अपनी बहू से बोलती है, अरे नाटी कहीं की, तुम पांचों मेरी रसोई में क्या कर रही हो? तुम पांचों से तो एक काम नहीं होता। माँ जी, किचन का सारा सामान ऊपर रखा हुआ है और हम पांचों का हाथ नहीं पहुँचता ना वहाँ तक। अरे हाथ नहीं पहुँचता बड़ी बहू तो टेबल लगा कर उतार ले, क्यों जबरदस्ती अपने हाथों को लंबा करने की कोशिश करती है? माँ जी, मैं टेबल के ऊपर खड़ी हूँ। अपनी बहू को टेबल के ऊपर खड़ा देख जानकी बोलती है, नाटी कहीं की, इन पांचों की हाइट इतनी कम है कि ये पांचों टेबल पर खड़ी होकर भी नाटी ही नजर आती हैं। चलो हटो यहाँ से, मैं खुद सारा सामान उतार कर दूं। इस तरह से जानकी अपनी बहुओं को सारा सामान उतार कर दे देती है और अपने कमरे में जाकर मन ही मन खुद से बोलती है, जब से मेरे बेटों की शादी हुई है तब से उस चांदनी की बच्ची ने अपना मुंह नहीं दिखाया। आने दो उस चांदनी की बच्ची को, तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। जानकी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी अशोक घर आता है और जिया अशोक के लिए पानी लेकर आती है। जिया को अपने सामने देख अशोक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जिया के हाथों से पानी का गिलास लेकर उसके मुंह पर पानी फेंकते हुए उससे बोलता है, तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है अपनी ये छोटी हाइट लेकर मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? अशोक बेटा, ये तो क्या कह रहा है? अब तेरी बीवी नाटी हो या लंबी, वो तेरी बीवी है और बेटा मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं। माँ, आज आपके संस्कारों की वजह से ही हम पांचों भाई इन पांचों नाटी लड़कियों को झेल रहे हैं, वरना हम पांचों कब का इन पांचों को छोड़ चुके होते। इस तरह से अशोक वहाँ से चला जाता है और बेचारी जिया रोने लगती है, जिस पर जानकी उससे बोलती है, रो मत बहू, पर सारी गलती मेरे बेटे की भी तो नहीं है ना। अब तेरी हाइट ही इतनी कम है कि तेरी हाइट से ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। काश कि तेरे माँ बाप ने बचपन में तुम पांचों को कॉम्प्लान पिलाया होता। और वैसे भी मुझे और मेरे बेटों को नहीं पता था कि तुम पांचों की हाइट इतनी कम है, पर तुम पांचों को तो पता था ना कि तुम पांचों नाटी हो, फिर क्या जरूरत थी मेरे लंबे बेटों से शादी करने की? माफ करना माँ जी, लेकिन धोखा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ भी हुआ है। हमसे तो ये बोला गया था कि लड़के भी नाटे हैं, और तो और हमारे माता पिता से ये भी कहा गया था कि हम 5 बहन जिस घर में जा रहे हैं वहाँ बहुओं को बेटी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हमसे नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। धोखा आपकी बहन ने किया और सजा हम 5 बहनें भुगत रही हैं। इस तरह से आज पहली बार जिया जानकी को जवाब देती है, जिसके बाद जानकी को भी अपने भूल का एहसास होता है। और कुछ समय बाद जब चांदनी घर आती है तो चांदनी को देख जानकी का गुस्सा गरम लावे की तरफ फूट जाता है। चांदनी, तू सब जानती थी कि मेरे बेटे कितने लंबे हैं और मेरी होने वाली बहुएं कितनी नाटी, फिर भी तूने मेरे बेटों की नाटी लड़कियों से शादी करवाई। तूने मुझे नहीं, मेरी बहू के परिवार वालों को भी धोखा दिया है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुझे, बल्कि आज मेरी वजह से तेरा घर सुधर सका है। और तुझे 5 संस्कारी बहू चाहिए थी अपने बेटों के लिए, और मेरी नजर में ना इन 5 नाटी लड़कियों के अलावा कोई और संस्कारी लड़की दिखाई ही नहीं दी, क्योंकि तेरे बेटे जिस तरह से है ना, उनके हिसाब से ये 5 बहुत बेहतर हैं तेरे बेटों के लिए। ये 5 लड़कियां तुझे बेहतर लग रही होंगी मेरे बेटों के लिए, पर मुझे ठीक नहीं लगी। ये 5 नाटी बहुएं हैं मेरे घर के लिए। अरे आप नहीं जानती जीजी अपने लड़के को। आपके लड़के हमेशा लड़कियों के बीच में बैठे रहते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, लड़कियों को जलील करते रहते हैं। मैं नहीं मानती। मैंने अपने आंखों से देखा है जीजी आपके बेटों को, इसीलिए मैंने आपके बेटों की शादी इन नाटियों से करवा दी, ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो सके। और हाँ, आगे जाके कभी नाटी लड़कियों का मजाक न बनाए। और आपको संस्कारी लड़कियां चाहिए थी, इसीलिए मैंने इन 5 लड़कियों की शादी आपके घर में करवा दी। इतना बोलकर चांदनी जानकी को कुछ वीडियोस दिखाती है, जिसमें जानकी के 5 बेटे नाटी लड़कियों का मजाक बना रहे होते हैं। ये देखकर जानकी बहुत शर्मिंदा होती है और अपने 5 नाटी बहुओं को अपना लेती है। साथ ही वो अपने 5 बेटों को सबक सिखाती है, जिसके बाद उनके बेटों को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो सब एक साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।
प्रिया एक गरीब लड़की थी। वह अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। प्रिया की माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि प्रिया अपनी माँ का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाए। ऐसे ही एक रात दोनों माँ बेटी सो रही होती हैं। अचानक से प्रिया की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टी आ रही होती है। प्रिया अपनी माँ की तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वे उठ करके ही एक वैद्य को बुलाकर अपने घर लेकर आती है। वैद्य प्रिया की माँ की जांच करने के बाद उसे कहते हैं, देखो प्रिया, मैं तुमसे बस एक ही चीज कहूँगा कि तुम अपनी माँ को शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। क्या पता वहाँ तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। और मैं तो एक छोटा सा वैद्य हूँ, छोटे मोटे रोग का इलाज करता हूँ। काका, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं माँ को शहर ले जाऊं, और कोई भी हमें उधार देने को तैयार नहीं है। बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? जो करना है वह तुम्हें ही करना है। वैद्य प्रिया की माँ की बीमारी का रोकथाम करके वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद रात भर टेंशन में बैठी होती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ रही होती है। तभी रास्ते में एक साधु वहाँ से जा रहे होते हैं। अचानक से साधु के पैर में कांटा चुभ जाता है और उनके पैर से खून निकलने लगता है। तभी प्रिया लकड़ियाँ फेंककर साधु के पास आ जाती है और उनके पैर से कांटा निकालकर अपना दुपट्टा फाड़कर उनके पैर में वह कपड़ा बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी वह साधु प्रिया से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इस कांटे ने तो हमारी जान ही ले ली थी। अब आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। वैसे तुम कुछ परेशान लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और उनका इलाज करवाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनको शहर लेकर जाऊँ। इस गांव के सारे डॉक्टर, सारे वैद्य ने मना कर दिया है कि मेरी माँ ठीक नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी माँ को ठीक करूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊंगा क्या तुम कर सकती हो? बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपनी माँ के लिए। एक गांव है सूरजपुर नाम का। गांव में एक जंगल है। उस जंगल में एक विशाल फल का पेड़ है। उस विशाल फल के पेड़ से तुम एक फल ले आना। वह फल तुम अपनी माँ को खिलाना। उस फल से तुम्हारी माँ की तबीयत में बहुत सुधार होगा और तुम्हें रोज 1 हफ्ते तक अपनी माँ को उस विशाल पेड़ का फल खिलाना होगा, जिससे तुम्हारी माँ 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी। और हाँ, वह एक जादुई पेड़ का फल है। वह पेड़ यूं ही किसी को अपना फल नहीं देता। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पेड़ से फल कैसे लेकर आओगी। प्रिया साधु का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही अगले दिन प्रिया सूरजपुर गांव जाती है और उस गांव के जंगल में विशाल पेड़ को ढूंढने की कोशिश करती है। उस जंगल में सारे पेड़ विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और उनके ऊपर जो फल लगे होते हैं सारे बड़े बड़े होते हैं, जिसे देखकर प्रिया असमंजस में हो जाती है कि कौन सा जादुई विशाल फल का पेड़ है। प्रिया थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और वह अपने पास रखा पानी का बोतल ढक्कन खोलकर पानी पीने जा रही होती है कि तभी एक पेड़ से आवाज आती है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? प्रिया बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ को अपना सारा पानी पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद प्रिया का गला सूखने लगता है। तभी वह पेड़ उस जंगल में जितने भी बड़े पेड़ थे उन सभी पेड़ से बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशाल हो जाता है और उस पेड़ पर लगे फल बहुत विशाल हो जाते हैं। प्रिया समझ जाती है कि यही वह जादुई विशाल फल का पेड़ है। तभी वह जादुई पेड़ प्रिया से कहता है, बताओ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? वैसे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास जितना पानी था तुमने मुझ पेड़ को पिला दिया, अब खुद प्यासी रह गई। बताओ तुम क्या चाहती हो? प्रिया पेड़ को अपनी सारी बात बताती है। तभी वह पेड़ प्रिया से कहता है, तुम रोज 1 हफ्ते तक मेरे पास आकर मुझसे एक फल तोड़ कर ले जाना और अपनी माँ को खिलाना। धीरे धीरे तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, साथ ही तुम्हारे घर की धीरे धीरे आर्थिक हालत भी अच्छी हो जाएगी। प्रिया पेड़ का शुक्रिया अदा करती है और उस पेड़ से एक फल तोड़कर ले जाती है और वह फल को काट के अपनी माँ को देती है खाने के लिए।
ऐसे ही धीरे धीरे प्रिया एक हफ्ते तक सूरजपुर के उस जंगल में जाकर जादुई विशाल फल के पेड़ से रोज एक फल लाती है और अपनी माँ को खिलाती है। धीरे धीरे उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू करते हैं, जिससे उनके घर की हालत भी पहले से बहुत अच्छी हो जाती है और इस तरह दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।